स्टार्ट किया क्या बनेगा और concentration of necessary filtrate ब्रैकेट में लिखना प्रोडक्शन ऑफ concentrated liquid आप सबको मालूम है कौन सा नेफ्रॉन जक्स्टामेम्ब्रेनी नेफ्रॉन या पर्टिकुलर जक्स्टामेम्ब्रेनी नेफ्रॉन। अब आप बेसिकली जो हमने बनाया था और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको कौन सा फ्लूइड कहते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड, नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इनमें फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड, नेफ्रिक फिल्ट्रेट या और जैसे इससे बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूटिल। क्या कहते हैं, यूटिल। तो पूरे हर जगह क्या कहलाता है, एट ऑल प्लेसेस इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सब जगह ग्लोमेरुलर नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड। अब आ जाए इसमें ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, इसमें होती है ऑस्मोलैरिटी मतलब 300 मिली ऑस्मोल पर। यहाँ भी कितना 300, यहाँ तक 300 और नीचे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे 300 रहेगा शो में, उसके बाद फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, 800, 900, 1000, 1100 एंड लगातार बढ़ता जाता है। ये तो आपको याद है। और इधर में फिर से कम होगा, 1200 रहेगा, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300 और मे बी अप टू 200। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहां तक तो आपको मालूम। अब देखो यहां से जो फ्लूइड जाता है, एक का इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन इसका मालूम है नहीं, इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन मालूम है
इस ट्यूबुलर फ्लूइड का या रीडल फिल्ट्रेट का या नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन मालूम है? तो यू डू नॉट नो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस ट्यूबुलर फ्लूइड या नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ट्यूबुलर फ्लूइड का आपको कंसंट्रेशन मालूम है? नहीं मालूम है, ना हमने बताया। इस ट्यूबुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन मतलब आपको मालूम है ना हमने बताया, और ना हम बता सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन, इट्स डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड इन collecting the specimen, DCT में नहीं, collecting the concentration of tubular fluid in collecting the depend upon condition। तो किस कंडीशन पे? तो इस डिपेंड्स अपॉन amount of water in body fluid। देखो जब पानी आप खूब पियोगे, जब पानी आप खूब पियोगे तो आपके बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। और जब पानी कम पियोगे तो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जब आपका मान लो किसी वजह से खून एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हो गया, तो आपका बॉडी फ्लूइड में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। आपको डायरिया हो गया, डायरिया हो गया तो बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है, वाटरी स्टूल होता है, तो आपको बॉडी में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लिखो उस बारे में नेक्स्ट। हो गया? देखो, if someone take less amount of if someone take less amount of water or someone loses excessive water, तो किस कंडीशन में एक्सेसिव वाटर लूज कर सकता है? तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ ब्लड लॉस, और किस कंडीशन में? डायरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, याद है? बहुत ज्यादा सुसु हो, देन इन सब कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा वाटर लॉस करता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस मत लिखो तुम, यू विल गेट कंफ्यूज। एक्सीडेंट, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, सॉरी एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो क्या हो? तो
अब मान लो मेरा पानी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो अपने बॉडी को हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पानी को कंजर्व करना होगा कि नहीं। हार्मोन का क्या काम था, होम्योस्टेसिस। तो इन सब कंडीशन में हमारे हाइपोथैलेमस में, किसमें, हमारे हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियाई है। इन सारे कंडीशन में ये न्यूक्लियाई क्या होता है, जग जाता है। ये न्यूक्लियाई क्या होता है, जग जाता है। और ये न्यूक्लियाई जगने के बाद कहाँ मैसेज भेजता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। कहाँ भेजता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। और वहां पे एक हार्मोन स्टोर कराता है। कौन सा हार्मोन, स्टोर नहीं कराता बल्कि यहाँ से हार्मोन बनाता है एडीएच, और यहाँ पे स्टोर करा के यहाँ से ब्लड में क्या रिलीज करता है, एडीएच। क्या रिलीज करता है, एडीएच। मेरी बात समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा, इफ समवन टेक लेस अमाउंट ऑफ वाटर, समवन लूजेस एक्सेसिव वाटर ड्यू टू एक्सीडेंट, डायरिया और एक्सेसिव स्वेटिंग, तो उसके बॉडी में किसका सिंथेसिस, ब्लड में किसका सिंथेसिस रिलीज होगा, एडीएच। तो इन दीज कंडीशन देयर इज synthesis and release of ADH. Release of ADH लिखो। आप मुझे बताएं, if someone take less amount of water और someone loses excessive water, तो उनके बॉडी में किसका सिंथेसिस रिलीज होगा, एंटीथायराइड। इस केस में बीपी कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कि नहीं, पानी जब ज्यादा चला गया तो क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, बीपी कम। अब क्या, तो सुनो, आप सबको मालूम होगा, याद कीजिए, हमने बताया था यहाँ पे ऑस्मोलारिटी जो होती है, यहाँ भी 300 मिलियन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सब जगह यही होता है ना। ये बताओ यहाँ पे ऑस्मोलारिटी क्या होता है, इस रीजन में 300 400, याद करो, किसमें, मिग में, मेडलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, याद करो, याद है कि नहीं। इन सब रीजन में ऑस्मोलारिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी, इसको क्या कहते हैं, मेडलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, याद है कि नहीं, बताया था, याद करो। यहाँ पे जो सेल्स है, इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलारिटी कितनी होगी, तो 300 से 1200 के बीच में, 300 से 1200 के बीच। तो इसकी ऑस्मोलारिटी कितनी होगी, 300 से 1200 के बीच। कोई दिक्कत नहीं, तो ऑस्मोलारिटी कितनी होगी, 300 से 1200 के बीच। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑस्मोलारिटी कितनी होगी, 300 से, आपको याद करो, फ्रॉम कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ मेडुलरी पिरामिड या आउटर मेडुलरी पिरामिड से इनर मेडुलरी पिरामिड में लगातार ऑस्मोलारिटी बढ़ती है, और उस बढ़े हुए ऑस्मोलारिटी को क्या कहते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस क्लास में एब्सेंट थे। देखो ये हमारा मेडुलरी पिरामिड, सुन लो। अब इस मेडुलरी पिरामिड में इसको कहते हैं आउटर रीजन, क्या कहते हैं, आउटर। इसको क्या कहते हैं, इनर रीजन ऑफ मेडुलरी। और इसमें जो सेल्स है, इसमें जो सेल्स हैं, उन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड की ऑस्मोलारिटी कितनी होती है, तो लगातार बढ़ती जाती है, याद करो, बताया था कि नहीं। तो इसको हम हमारे बुक में क्या लिखा है कि इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द इनर रीजन ऑफ मेडुला। यहाँ पे कितना है 300, यहाँ पे कितना है 400, फिर बढ़ गया 500, फिर बढ़ गया 600, फिर बढ़ गया 700, फिर बढ़ गया 800, 900, 1000, 1100 और 1200, थोड़ा बहुत 1400 तक पहुंच सकता है, लेकिन आपके बुक में 1200 है। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द इनर साइड। ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स, क्यों, वो बात की बात है, टुवर्ड्स इनर साइड। और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, क्या, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट। क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट। क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द
इनर साइड। इसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रैंडियन। मेडुलरी इंटरस्टिशियम इंक्रीजिंग ओस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर साइड, इसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रैंडियन। कोई दिक्कत? अब देखो ये ओस्मोलरिटी लगातार बढ़ रही है। अब आप बताओ, यहां पे आपका डीसीटी है, सिर्फ डीसीटी है, और इधर में क्या है? कलेक्टिंग। ये क्या चीज है? आप लोग अलग से बना लो। डीसीटी है ये, और ये क्या है? सी। यहां पे जो आएगा उसकी ओस्मोलरिटी कितनी होगी? 200। याद करो, 200 होगी कि नहीं होगी? डीसीटी से आएगा तो कितना होगा? यहाँ पे 200 तो होगा, 200। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, दे आर इम्परमेबल फॉर वाटर। डीसीटी और कलेक्टिंग में परमेबल नहीं होता है, दे आर इम्परमेबल टू वाटर। तो लिखेंगे डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर इम्परमेबल फॉर वाटर। तो ये बताओ, यहां पे जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आएगा इसमें सब जो ओस्मोलरिटी कितनी होगी? इसे तो वाटर निकलेगा ही नहीं, तो हमारा यूरिन कैसा निकलेगा? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट। क्यों डाइल्यूट निकलेगा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमारे इनिशियल नेफ्रिक फिल्ट्रेट का ओस्मोलरिटी कितना था? 300। ब्लड का ओस्मोलरिटी कितना है? 300। सारे बॉडी फ्लूइड का ओस्मोलरिटी कितना है? 300। और यूरिन निकल रहा है लेस ऑस्मोलर, तो और इसको कौन सा यूरिन कहेंगे? तो अगर बताओ हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट इफ इम्परमेबल टू वाटर, if they remain impermeable for water, then our urine will be diluted or concentrated. तो लिखो, if DCT and CD are impermeable for water, then nephric filtrate will be dilute. Nephric filtrate नहीं, urine will be dilute. यूरिन will be dilute. तो अगर डीसीटी कलेक्टिंग में इम्परमेबल रहता है वाटर के लिए, तो हमारा यूरिन कैसा होगा? लेकिन हमने एक जादू इसमें डाल दिया, और उस जादू की वजह से सिर्फ हमारा डीसीटी परमेबल हुआ वाटर के लिए। सिर्फ क्या हुआ? डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट नहीं हुआ। और वो जादू जैसे जादू में इली मिली सिलिबिली किलिबिली कुछ बोला, तो हमने खाली इली बोला, तो इली से सिर्फ डीसीटी परमेबल हुआ वाटर के लिए। क्या हुआ? डीसीटी। अब बताओ डीसीटी के बाहर ओस्मोलरिटी कितनी होती है? 200 की 300। सब तरफ क्या है? और अगर ये परमेबल हो जाए वाटर के लिए, ये परमेबल हो जाए किसके लिए? वाटर के लिए, तो ये बताओ इससे वाटर अंदर से बाहर आया कि अंदर ही रह जाए? बोलो, गिव मी आंसर। अंदर से बाहर आया कि अंदर ही रह जाए? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। वाटर क्या होगा? अंदर से बाहर। वाटर क्या होगा? अंदर से। वाटर कहां निकलेगा? अंदर से। तो यहां तक आते आते हमारी ओस्मोलरिटी कैसे रहेगी? 30। लेकिन ये अभी भी इम्परमेबल है, तो इन सब जगहों पे ओस्मोलरिटी क्या हो जाएगी? 30। तो अब ओस्मोलरिटी क्या होगी भाई? 300। तो अब हमारा यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? तो ना डाइल्यूट ना कंसंट्रेटेड, आइसोटोनिक यूरिन। डाइल्यूट यूरिन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक यूरिन। तो यूरिन डाइल्यूट और हाइपोटोनिक यूरिन। If only DCT
if only DCT become permeable for water. क्यों भाई? DCT से परमेबल है तो अंदर से बाहर क्या निकलेगा? वाटर। तो ऑस्मोलाइटिक सिंबल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं? नहीं, तो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि लेस डाइल्यूट से मोर डाइल्यूट की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करता है। प्रिंसिपल ऑफ से डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस क्या है? लेस डाइल्यूट से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करता है, तो इधर से इधर वाटर फ्लो करेगा और यहाँ पे उसमें क्या होगा? तो इफ दिस ओनली डीसीटी बिकम परमेबल फॉर वाटर, यूरिन बिकम आइसोटोनिक, यूरिन बिकम आइसोटोनिक, ऑस्मोलारिटी सिमिलर इक्वल टू बॉडी फ्लूइड, इक्वल टू बॉडी फ्लूइड, इक्वल टू बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोलारिटी बिकम इक्वल टू बॉडी फ्लूइड। कोई दिक्कत? तो किसके बराबर हो जाएगा? बॉडी फ्लूइड के बराबर हो जाएगा क्या? ऑस्मोलारिटी। कोई दिक्कत? बोलिए। ऑस्मोलारिटी बिकम इक्वल टू बॉडी फ्लूइड। अब बताओ, अब बताओ आप लोग, हम लोग नीचे आ रहे हैं, हमारा यूरिन क्या हो गया? तो ये जादू क्या है? तो ये जादू का नाम है एडीएच। में इफ एडीएच इन वेरी लेस क्वांटिटी, जो कि हमेशा हमारे बॉडी में रहता है, तो ओनली डीसीटी विल बिकम परमेबल फॉर। इस जादू का नाम क्या है? एडीएच। एडीएच में DCT if present in very little quantity, it make DCT permeable to water. If ADH present in very little quantity, जो कि रहता है हमारे बॉडी में, वेरी लिटिल, कभी कभी ही नहीं रहता, जब हमारा हम पानी बहुत ज्यादा ले लेते हैं तब नहीं रहता है, वेरी लिटिल क्वांटिटी, देन ओनली DCT बिकम परमिएबल फॉर। तो ये बताइए हमारे, तो एडीएच वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है या एडीएच परमिएबल बना रहा है? रीएब्जॉर्प्शन तो बाहर में ऑस्मोलारिटी जा रही है, इस वजह से होना है। इसलिए हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्या लाइन लिखा है? एडीएच फैसिलिटेट, एडीएच डू नॉट कॉज, एडीएच फैसिलिटेट और स्टिमुलेट। देखो एनसीईआरटी खोल के लिखा हुआ है, एडीएच फैसिलिटेट, इस चैप्टर में फैसिलिटेट, केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टिमुलेट। देखो इस चैप्टर में लिखा है फैसिलिटेट, कहां लिखा है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन लिखा है कि नहीं? एडीएच नहीं लिखा है, एडीएच फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब भाई वो नहीं रहेगा तो परमेबल नहीं होगा, नहीं हुआ तो वाटर नहीं जाएगा, कॉज नहीं करता। फैसिलिटेट का मतलब उसको परमेबल बनाता है। वाटर रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटरल पार्ट ऑफ या डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वहां पे केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा है? स्टिमुलेट डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फॉर वाटर रिएब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत? अब लोग यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, इफ DCT as well as entire collecting duct become permeable for water up to great extent, up to maximum extent। कितना? मैक्सिमम जितना परमेबल हो सकता है उतना, अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। अब इन सब ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट क्या हो गया? परमेबल है वाटर। पूरा पूरा कलेक्टिंग डक्ट क्या हो गया? परमेबल हो गया वाटर। तो अंदर से बाहर क्या निकलेगा? बोलो, अब बताओ। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो आएगा उसकी ऑस्मोलारिटी क्या हो जाएगी? बताओ खुद, तुम लोग ईमानदार से बोलना। बढ़ता चला जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जहाँ 300 वहां तो 300 ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे क्या होता है?
जहां 400 वहां पे, यहाँ पे 300 रहेगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1200। तो हमारा यहाँ यूरिन जो आएगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? तो ADH when present in large quantity it make the entire collecting duct maximally permeable for water. लिखो if ADH, इसके नीचे लिखना, इसको पॉइंट 1 लिख लो, एक चलो यही लिखता हूं, if ADH present in large quantity entire collecting duct become maximally permeable for water. Maximally permeable for, if ADH present in large quantity entire collecting duct become permeable for water. पूरा का पूरा collecting, और इससे हमारा यूरिन कितना इनिशियल नेफ्रिक फिल्ट्रेट या बॉडी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया? 4. तो हाउ मच कंसंट्रेटेड यूरिन वन कैन प्रोड्यूस इन कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड? तो लिखो वन कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम concentrated urine, 4 टाइम concentrated urine. मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट का लास्ट लाइन देखो, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट का एनसीईआरटी में लास्ट लाइन देखो, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट का एनसीईआरटी में लास्ट लाइन देखो, क्या लिखा है? कोई दिक्कत? बताओ एडीएच नहीं रहेगा तो क्या हम कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा कर सकते हैं? कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एडीएच वन कैन प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि एडीएच क्या बनाता है उसको? वाटर। तो एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिएक्शन। अब ये बताओ, मान लो ये फ्रीली परमेबल है, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लो कि ये फ्रीली परमेबल है। क्या है? फ्रीली परमेबल है, लेकिन बाहर में जो है, बाहर में जो है ऑस्मोलारिटी सब जगह 300 है। कितना है? 300। ये फ्रीली परमेबल है, एक सेकंड के लिए मान लो कि ये फ्रीली परमेबल है और सब जगह ऑस्मोलारिटी कितनी है? 300। यहां से लेके यहां तक ऑस्मोलारिटी 300। तो क्या कंसंट्रेटेड यूरिन बन सकता है? ये रेट ऑफ, ये बताओ क्या अंदर से बाहर वाटर निकल पाएगा? फिर अगर पूरा वहां से लेके यहां तक पूरे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलारिटी 300 है और ये फ्रीली परमेबल है, तो यहाँ पे अंदर में क्या 300 ऑस्मोलारिटी से ज्यादा भर पाएगा? बोलो ईमानदारी से, क्या ये 300 से ज्यादा भर पाएगा? सब क्या रहेगा? 300 रहेगा या ज्यादा रहेगा? बोलो 300 रहेगा या ज्यादा? बोलो 300 रहेगा कि ज्यादा? बोलो 300 रहेगा कि ज्यादा? तो सब जगह रहेगा 300। सब जगह क्या रहेगा? 300। क्या रहेगा? 300। कोई दिक्कत? तो आप ये बताओ, दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इसेंशियल फॉर मेकिंग द नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन है क्या, कि प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट, प्रेजेंस ऑफ सच अ concentration gradient allow passage of water from collecting duct into medullary interstitium। कहां पे वो लाइन है मैं आपको दिखाता हूं। मिल गया? हाँ तो मिल गया होगा। इजी पैसेज ऑफ वाटर लिखा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? इजी पैसेज। presence of such interest and allow an easy passage of water from collecting the thereby concentrate the filtrate। समझ में? अंडरस्टैंड दिस? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो लिखेंगे एक लाइन, presence ऑफ मिग। अब उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या कहते हैं? मिग। आपको तो ये मालूम है ना, मिग इसेंशियल बिकॉज
without this there will be no concentration of urine, no concentration of nephric filtrate and urine. इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में लिखता है presence of such interstitial gradient allow easy passage of water from collecting duct. कोई दिक्कत? तो ये इसेंशियल है, इसके बगैर हो ही नहीं पाएगा। तो कौन ज्यादा जरूरी है, एडीएच की मिग, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? इसे सवाल का जवाब है नहीं, सही जवाब नहीं। अंडा ऐसे बायोलॉजिकली अंडा है, इवोल्यूशनरी अंडा है, लेकिन इस सवाल का इवोल्यूशनरी भी जवाब नहीं। अगर मिग है एडीएच नहीं है तो भी नहीं, एडीएच है मिग नहीं तो दोनों इसेंशियल, प्रेजेंस ऑफ एडीएच एज वेल एज मिग। तो आपने लिखा प्रेजेंस ऑफ मिग एज वेल एज, ये भी लिख लो, एज वेल एज एडीएच इन लार्ज क्वांटिटी। इसेंशियल एज वेल एज लगा लेना, एज वेल एज ADH in large and essential because without this there will be no concentration of nephric filtrate और urine। तो मुर्गी आया पहले कि अंडा आया, इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब है कि दोनों का होना जरूरी है, इनमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो कोई भी यूरिन हमारा कंसंट्रेट नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर दिमाग है तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं है तो श्योरली आना चाहिए क्या कि भाई मेरे ये मिग कैसे कौन पैदा किया, हु प्रोड्यूस द मिग, किसने मिग पैदा किया, और मिग 300 से 1200 के रेंज में ही क्यों रहता है? मिग किसने पैदा किया और मिग 300 से 1200 के रेंज में क्यों रहता है? बताओ, एनी तुक्का। Who is responsible for production of milk and maintenance of milk? Not only भाषा लिखो, पहला लिखो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। ये हो गया ना, लिखी जाने की नहीं तो लिखो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू, ये बात आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू, एनसीईआरटी में दूसरी तरीका से लिखा है, मिल्क ड्यू टू काउंटर करेंट मल्टीप्लायर, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर एंड also due to यूरिया रिसाइक्लिंग। कुछ तो यार यूरिया रिसाइक्लिंग का कुछ तो याद है कि क्या है यूरिया रिसाइक्लिंग, माउंट ऑफ दूसरा भी तो मेंटेनेंस ऑफ मिग। आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा 300 से 1200 के बीच में कैसे मेंटेन रहता है, उसको क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ मिग ड्यू टू काउंटर करेंट एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है सब बताने का, काउंटर करेंट एक्सचेंज। इसके बाद लिखो इन आवर इन जेएम नेफ्रॉन, जेएम नेफ्रॉन मीन्स देयर आर टू काउंटर करेंट सिस्टम, टू क्या होता है अभी बात करें, काउंटर करेंट सिस्टम, one formed by
हेलनेज लूप, other formed by descending Helnage loop is near to, is very near to और in proximity with, इसलिए एनसीईआरटी में क्या टर्म इस्तेमाल किया है, in proximity with ascending vasa, सब समझ में आएगा, in proximity with ascending vasa, where H, DHL stand for descending hill, AHL is very near to DVR in proximity. HL is very near to in proximity with DVR. Ascending Helnage loop. अब मैं एक डायग्राम देखो, ये हो गया ना, लिख ले, देखो आपका ये है BC, कौन सा BC, और उसमें ये है PCT, ये है DHL, ये क्या चीज है सबको मालूम है, कलेक्टिंग। अब देखो यहां पे लाल वाला क्या है, डिसेंडिंग सा, ये कौन सा है, असेंडिंग भाषा, ये क्या है, डिसेंडिंग हेलनेज लूप, ये क्या है, असेंडिंग हेलनेज। बना दो डायग्राम, और ये क्या है, तो DHL इज वेरी नियर टू ABR, कोई दिक्कत, एंड AHL इज वेरी नियर टू DVR, कोई दिक्कत, दोनों है ना पास, कोई दिक्कत, इस बात पे कोई डायग्राम करके बताओ, कोई दिक्कत है। अब देखो प्लीज, काउंटर करंट का मतलब क्या था, करंट का मतलब क्या था, को करंट, काउंटर करंट, दो वर्ड होता है, लिख लिया, दो वर्ड होता है, पता है को करंट, एक होता है काउंटर करंट। को करंट का मतलब है कंबाइंड करंट, ये है को करंट, और ये है जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, काउंटर करंट, और जब सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या कहेंगे, को करंट। अब बताओ, नेफ्रिक फिल्ट्रेट डिसेंडिंग हेलनेज लूप में नीचे डायरेक्शन में और असेंडिंग हेलनेज लूप में, तो ये एक काउंटर करंट सिस्टम बनाता है, कौन सा, हेलनेज लूप। हेलनेज लूप में वन काउंटर करंट सिस्टम, एक में नीचे आ रहा है, एक में ऊपर जा रहा है, जिसमें नीचे आ रहा है फ्लूइड डिसेंडिंग हेलनेज लूप, जिसमें ऊपर जा रहा है
असेंडिंग। तो लिखेंगे हेलनेज लूप फॉर्म वन काउंटर करेंट सिस्टम। वन काउंटर करेंट सिस्टम। सिमिलरली वासा रेक्टा, कौन सा रेक्टा? वासा रेक्टा। कौन सा रेक्टा? वासा रेक्टा फॉर्म अनदर काउंटर करेंट सिस्टम। नहीं बनाता है वासा, एक में इधर से खून आ रहा है, एक में इधर से, तो दो काउंटर करेंट सिस्टम हुआ नहीं हो। वासा रेक्टा फॉर्म अनदर काउंटर करेंट सिस्टम। वासा रेक्टा फॉर्म अनदर काउंटर करेंट सिस्टम। वासा रेक्टा फॉर्म अनदर, तो कितना काउंटर करेंट सिस्टम हो गया? दो। और कौन से नेफ्रॉन में? कॉर्टिकल में या जक्टा में लेंगे। और ये दोनों काउंटर करेंट सिस्टम जो है ना, उसमें हेलनेज लूप से काउंटर करंट मल्टीप्लायर बनाया जाता है। तो ये बात हमने लिखा है, लिखो इसके नीचे, हेलनेज लूप में काउंटर करंट मल्टीप्लायर। कैसे? वो अभी हम पढ़ाएंगे। हेलनेज लूप में काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसके नीचे लिखो हेलनेज लूप में काउंटर करंट। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बाकी ये दिया है कि दो काउंटर करंट सिस्टम होता है, ये दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में होता है, लेकिन बिना काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझाएंगे आगे की बात नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं दिया है। अब देखो, आपको याद है AHL में कि थिन पोर्शन से सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है या थिक से? बोलो जल्दी। AHL के थिन पोर्शन से NaCl रीअब्जॉर्ब होता है या थिक से? दोनों से, दोनों से। थिन से पैसिव या एक्टिव? पैसिव। और थिक से एक्टिव। थिन से सोडियम क्लोराइड कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिव या पैसिव? पैसिव। तो लिखो, ये बात शायद हमने लिखवाया नहीं था, लिखवाया था। थिन पोर्शन से कौन सा रीअब्जॉर्ब होता है? पैसिव सोडियम क्लोराइड। और थिक पोर्शन से एक्टिव। और असेंडिंग हेलनेज लूप से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है? नहीं ना होता है। असेंडिंग हेलनेज लूप से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है? जब ये बताओ, एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, तो उस टाइम पे जब तक वो माँ के पेट में रहता है, तो कौन से क्लास में रहता है? यूकेजी में कि एलकेजी में? यूकेजी में। माँ के पेट में एक बच्चा रहता है तो कौन से क्लास में रहता है? और जैसे पैदा होता है किसमें आ जाता है? माँ के पेट में बच्चा कौन से क्लास में? यूकेजी में। यूकेजी से ऊपर में होता है एलकेजी? अच्छा, एलकेजी से नीचे क्या होता है? प्ले ग्रुप। हाँ, तो माँ के पेट में प्ले ग्रुप में रहता है। अब पैदा होने के बाद किसमें आ जाता है? मुझे यूकेजी पहले लग रहा था, एलकेजी में पैदा होने। तो कहोगे सर प्ले ग्रुप में? तो हाँ, माँ के पेट में जब बच्चा 5 महीने के बाद हो जाता है ना, तो उसी में घिसुम धसुम खेलने लगता है, घूमने लगता है। सुन लो, माँ के पेट में बच्चा 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दे स्टार्टेड मूवमेंट। फीटल मूवमेंट स्टार्ट कब होता है? 5वें महीने ऑफ प्रेगनेंसी। और बच्चा कभी इधर मुक्का मारेगा, कभी इधर पैर मारेगा, कभी इधर हाथ मारेगा, एंड मदर कैन फील। तुम लोग 3 इडियट मूवी देखा? 3 इडियट मूवी देखा? उसमें आमिर खान करीना कपूर की बहन जो प्रेग्नेंट रहती है, तो उसके एब्डोमेन पे कान लगा क्या सुनता है? अरे अच्छा, मरा मरा मरा, तो वो फीटल मूवमेंट सुनता है। तो इसका मतलब वो उसकी प्रेगनेंसी कितना दिन की रही होगी? 5 मंथ या उससे। तो बच्चा किस ग्रुप में है, किस क्लास में? प्ले। जैसे पैदा हुआ किसमें आ गया? एलकेजी में। को नहीं, हम लोग तो सब 5 साल के एज में आए थे। नहीं तो देखो, वहां एलकेजी स्टैंड फॉर लंग किडनी जीआईटी। लंग किडनी और जीआईटी फंक्शनिंग कब होता है? लिखो, लंग किडनी एंड जीआईटी फंक्शनिंग जस्ट आफ्टर, फीटल स्टेज में नहीं रहता। लंग किडनी एंड जीआईटी स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर बर्थ। लंग किडनी एंड जीआईटी स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर बर्थ। लंग के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनी के लिए एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, और जीआईटी के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो लिखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
excretory tract and digestive tract, respiratory tract, excretory tract and digestive tract start functioning after birth. So respiratory tract, digestive tract and excretory tract start functioning after respiratory tract, digestive tract and excretory tract start functioning after birth. Respiratory tract, digestive tract and excretory tract start functioning after बर्थ के बाद ये फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है. समझ रहे हो कौन सा? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी. कोई दिक्कत? तो जब तक माँ के पेट में है क्या उसमें फिल्ट्रेशन होगा किडनी में? नहीं. लेकिन जैसे पैदा होगा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा. उसी के बाद जो है ना मिल्क का बनना शुरू होता है. कैसे? नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन तुम लोग को नहीं पता है पूरा. एडीएच की बात बता रहे हैं. अभी क्या चल रहा था? मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बता दिया. अच्छा चलो हाँ वो तो बता दिया. तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने के बाद फिर शुरू करेंगे मैच्योरेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में 20 मिनट का है ये टॉपिक. अभी कम से कम 20 से 25 मिनट का है. 20 मिनट का तो है ही, 20 से 25 मिनट का. और उसके बाद हम लोग डिस्कस अभी मत पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक प्रेशर, कुछ नहीं समझ में आएगा. वेरी डिफिकल्ट. तुम लोग चाहो तो यूट्यूब से 10-20 लेक्चर देख के आना और फिर समझने की कोशिश करना कि कितना समझ में आता है. 10-20 लेक्चर देख के आना. हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें 80% चीजें समझा दी है लेकिन फिर भी समझ नहीं. पढ़ के देखो तब भी नहीं समझ में आएगा. ठीक है ना. हालांकि हमने अभी सिर्फ एनसीईआरटी के लास्ट के 2 लाइन सिर्फ डिस्कस किया है, बाकी हमने अभी नहीं डिस्कस किया क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है बहुत ही अजीब सा लैंग्वेज है और बड़ा उसको मिसअप कर दिया पूरा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैच्योरेशन शुरू करेंगे. उसके बाद मैच्योरेशन के बाद क्या होगा? रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन और डिसऑर्डर. आई थिंक 1, 2, 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तुम लोग का पेपर कब से शुरू हो रहा है? 20 से ना.